भाई अगर गोल्ड इतना ही पावरफुल है तो फिर दुनिया भर की करेंसीज गोल्ड से बैक्ड क्यों नहीं है? पूरी दुनिया में ज्यादातर फिएट करेंसीज हैं। क्यों क्यों करेंसीज गोल्ड से बैक्ड नहीं है? साथियों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के पर्पज से बनाई जा रही है। साथियों, पूरी दुनिया में आज की डेट में ज्यादातर करेंसीज गोल्ड बैक्ड नहीं है। ज्यादातर करेंसीज फिएट करेंसीज हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जिन देशों ने गोल्ड या क्रिप्टो से बैक्ड करेंसीज बनाने की कोशिश की, वो ज्यादातर लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए। आज इस चीज को हम लोग बहुत ही आसान लैंग्वेज में और रियल एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। IMF के अनुसार मॉडर्न इकोनॉमीज का मॉनेटरी सिस्टम फिएट करेंसीज के बेस पे चल रहा है, जहां पर पैसा गवर्नमेंट के ट्रस्ट पर चल रहा होता है। गवर्नमेंट कितना भी पैसा प्रिंट कर सकती है, उसको उसके पीछे गोल्ड का बैकअप रखने की जरूरत नहीं होती। बस एक भरोसा दिलाती है गवर्नमेंट कि हाँ, ये इतनी रुपए की वैल्यू का फिएट करेंसी है, तो उस वैल्यू को लोग मान लेते हैं। जैसे कि हमारा रुपया और अमेरिका का US डॉलर फिएट करेंसीज में आते हैं, और US फेडरल रिजर्व के अनुसार डॉलर एक फिएट करेंसी है जिसका गोल्ड से डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं होता। अब आपके माइंड में एक सवाल उठना चाहिए कि ये गोल्ड बैक्ड क्या था, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था और क्यों खत्म हो गया। ज्यादातर करेंसीज गोल्ड से लिंक्ड होती थी और इसी को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था। मतलब कि गोल्ड स्टैंडर्ड गोल्ड बैक्ड कहा जाता है। यानी अगर समझा जाए तो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अनुसार गोल्ड स्टैंडर्ड में करेंसी की वैल्यू फिक्स गोल्ड के क्वांटिटी के बेस पे होती थी। यानी जितना सोना होता था उसकी वैल्यू की करेंसी छापी जा सकती थी। लेकिन सन 1971 में डॉलर को गोल्ड से कन्वर्ट करना बंद कर दिया। यानी फेडरल रिजर्व के हिस्टोरिकल डाटा के अनुसार एक डिसीजन लिया गया कि भाई अब डॉलर को ऑफिशियली गोल्ड से कन्वर्टेबिलिटी में बंद किया जाए, और बंद हो गया। और उसके बाद पूरी दुनिया में फिएट करेंसीज का चलन स्टार्ट हुआ। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि करेंसी की वैल्यू गिरती क्यों है। इसका सीधा सा जवाब तो यह है कि जब करेंसी ज्यादा प्रिंट होती है तो उसकी वैल्यू गिरती है। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगर IMF के अनुसार देखा जाए तो जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है और उसके हिसाब से प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ता तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। यानी जब देश ज्यादा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो उस देश की करेंसी वीक हो जाती है। यानी इंपोर्ट अगर ज्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे तो हमारी करेंसी गिरेगी। वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक तो अगर देखा जाए तो जब ट्रेड डिफिक्ट होता है तो लोकल करेंसी पर प्रेशर बढ़ता है, और इसी के चलते जब गवर्नमेंट पे कर्जा बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो कम हो जाता है, और इसी के चलते इन्फ्लेशन बढ़ना या महंगाई का कंट्रोल से बाहर हो जाना। यानी जब महंगाई कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो उस देश में परचेजिंग पावर और गिर जाती है। और RBI के अनुसार इन्फ्लेशन बढ़ने से करेंसी की रियल वैल्यू कम हो जाती है, और ये होता आ रहा है। ये अक्सर गवर्नमेंट के ट्रेड डील्स पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की नीतियों के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से नीतियां बनाती है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिस्टम्स के बारे में जिन्होंने गोल्ड बैक सिस्टम को अपनाया और वो फेल हुए। क्यों हुए, इन चीजों को आपको समझना है। पहला एग्जांपल लेते हैं जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे ने गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च की थी। रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे के अनुसार करेंसी को गोल्ड से बैक्ड किया गया था, गोल्ड से सपोर्ट दिया गया था, लेकिन इकोनॉमी वीक थी, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाया, और नतीजा ट्रस्ट ना बनने की वजह से सिस्टम स्टेबल नहीं हो पाया। IMF के एनालाइज के अनुसार जिम्बाब्वे की इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन ने सिस्टम को, इकोनॉमी को और वीक कर दिया। इसलिए बहुत सारे देशों ने फिएट करेंसी के सिस्टम को मजबूत मान लिया और इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्सेप्ट कर लिया। इसी के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, वेनेजुएला। वेनेजुएला ने पेट्रो नाम का एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया जिसे ऑयल और गोल्ड से बैक्ड किया, और वहां की गवर्नमेंट के क्लेम के मुताबिक पेट्रो को नेचुरल रिसोर्सेज से बैक्ड किया गया था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट की कमी की वजह से वाइडली उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। वर्ल्ड लेवल पे उसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। और IMF ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो पेट्रो को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेंस नहीं मिला और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के हमेशा से कंसर्न रहे। इस तरीके से देखा जाए तो कुछ ऐसे सिस्टम थे जो गोल्ड से बैक्ड थे, ये माने गए थे, और वो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेंस नहीं ले पाए। इसलिए अभी ज्यादातर देशों ने फिएट करेंसी को जो है ना एक्सेप्ट कर लिया। तो अब आपने जाना फिएट करेंसी या गोल्ड बैक्ड करेंसी। अब आप जानेंगे गोल्ड बैक्ड क्रिप्टो करेंसी, ये क्या होता है। एक्चुअल में ये वीडियो जो बना रहा हूं ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के पर्पज से बना रहा हूं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो प्लीज इसको एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पर गेट करें। गोल्ड बैक्ड क्रिप्टो सिस्टम में हर टोकन के पीछे रियल गोल्ड रिजर्व होता है। अब सोचिए,
ये जो कंपनीज होती है जिनके द्वारा ये क्रिप्टोज बनाए जाते हैं, इनके ऑफिशियल डिस्क्लोजर के हिसाब से हर टोकन के पीछे फिजिकल गोल्ड रिजर्व होता है, वॉल्ट में रखा जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं होती। आपको उन कंपनीज पे ही भरोसा करना पड़ता है। आईएमएफ के एनालिसिस के अनुसार प्राइवेट डिजिटल एसेट्स में सॉवरेन गारंटी नहीं होती, यानी डायरेक्टली गवर्नमेंट किसी चीज को गारंटी के तौर पे नहीं रखती है। ये प्राइवेट डिजिटल एसेट के रूप में उन कंपनीज के ऊपर ट्रस्ट करने का एक सिस्टम होता है। ये इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं होता। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अनुसार ये डिजिटल एसेट्स के रूप में लीगल तो होते हैं, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं होते। और अभी मैं आपको बता दूं, इंडिया में भी क्रिप्टो इलीगल नहीं है। ऐसे कई गोल्ड बैक्ड क्रिप्टोज भी हैं, कई कंपनीज ने बनाए हैं, जिनमें से एक कंपनी है पैक्सोस, और ये एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल फर्म है। इनके क्रिप्टो का नाम है पैक्स गोल्ड, PAXG के नाम से ये क्रिप्टो टोकन कॉइन मार्केट कैप पे भी मौजूद है। और इनके अनुसार हर टोकन यानी एक टोकन लगभग 1 ट्रोयंस गोल्ड के बराबर होता है। रेगुलर ऑडिट्स भी हैं और रिपोर्ट भी तैयार होती है। यानी अगर आप क्रिप्टो खरीद रहे हो तो एक तरीके से आप गोल्ड परचेज कर रहे हो इनके अनुसार। बट इसमें अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि क्रिप्टो एक वॉलेटिलिटी से जुड़ा हुआ मार्केट है। इसीलिए अपनी खुद की रिसर्च और अपनी खुद की रिस्क पे किसी भी डिसीजन को लिया जाए। ऐसे कई क्रिप्टो टोकन्स हैं, ईथर गोल्ड भी है और भी है, जैसे PMGT है, लेकिन इन सारी चीजों को अपने लेवल पे रिसर्च करें। गोल्ड बैक्ड क्रिप्टो का मतलब हो गया कि कंपनी ये क्लेम करती है कि उनके पास उतना गोल्ड रिजर्व है। अब आपके हाथ में सीधा गोल्ड नहीं है, आपके हाथ में उस कंपनी के ऊपर में ट्रस्ट है। तो फाइनली एक सवाल खड़ा होता है कि गोल्ड बैक्ड होने के बावजूद भी सिस्टम कोलैप्स क्यों हो जाता है? एक्चुअल रीजन क्या होता है? एक बात जान लीजिए, गोल्ड होने से सिस्टम मजबूत नहीं हो जाता, क्योंकि गोल्ड तो लिमिटेड है और इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इकोनॉमिक हिस्ट्री के अनुसार गोल्ड सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन इकोनॉमिक डिमांड बढ़ती जाती है। और इसीलिए जब गोल्ड बैक्ड करेंसी होती है तो वहां पे जब क्राइसिस की सिचुएशन कभी बनती है, क्राइसिस आने पर करेंसी बढ़ाना, करेंसी प्रिंट करना मुश्किल हो जाता है। और फेडरल रिजर्व के हिसाब से फेथ सिस्टम जो होता है क्राइसिस में गोल्ड स्टैंडर्ड की तुलना में ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अब एक चीज आपके माइंड में घुसी होगी कि ये क्राइसिस पैदा होते हैं या पैदा किए जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और IMF के मुताबिक फेथ करेंसी का स्ट्रेंथ का बेस पब्लिक ट्रस्ट पर डिपेंड करता है, यानी फेथ करेंसी पब्लिक के ट्रस्ट से चलती है। गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्रस्ट जनरेट किया जाता है और उस ट्रस्ट के बेस पे फेथ करेंसी चलती है। बैकअप में कोई गोल्ड या सिल्वर या ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते ऑफिशियली। तो फाइनली एक सिंपल बात समझ लो दोस्त, करेंसी गोल्ड से नहीं बल्कि ट्रस्ट और इकोनॉमी के मजबूत होने से चलती है। और अगर देखा जाए कि फेथ करेंसी का बैलेंस कब बना रहेगा, इस बैलेंस के लिए सबसे जरूरी है इकोनॉमी का स्ट्रांग होना, गवर्नमेंट का स्टेबल होना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। इन तीन चीजों के बेस पे हम लोग एक अच्छी और बैलेंस फेथ करेंसी के ऊपर में ट्रस्ट बना सकते हैं। अब आप लोगों से सिर्फ एक सवाल है, आपको गोल्ड बैक्ड सिस्टम मजबूत लगता है या फेथ करेंसी का सिस्टम मजबूत लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।